हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को कवर किया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं एंड कंपटीशन पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सारे डेरिवेशंस करेंगे, उसके बाद में नीट और जे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एंड टॉर्क के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है। जो एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी है, इनका लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सीलरेशन के साथ में क्या रिलेशन है, तो एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद में हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सबसे पहले वी नीड टू स्टडी अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्किल में घूम रहा है या फिर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। हम डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। लिखी कैसे जाती है एंगुलर वेलोसिटी? वी रिप्रेजेंट इट बाय ओमेगा और इसको लिखा जाएगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। यहीं से अगर हम इसकी ऐसा यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो देखो, जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम इज सेकंड। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास में है डी थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन, तो ये रेडियन हो गई पर सेकंड, टाइम हमारे पास में सेकंड आ जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो रेडियन मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एज सच उसका कोई भी हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे टाइम को कंसीडर करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में। सो इट विल बी t माइनस 1। सो दिस इज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। और हम कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर आपको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। सेम टू सेम तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वी विल दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला इज टी माइनस, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर पूरा लिखना चाहें तो वी कैन सिंपली राइट m0l0 t माइनस 1। ठीक है, अब बात आती है whether it is a vector quantity or scalar quantity. Angular velocity is a vector quantity, इसका मतलब इसका डायरेक्शन है, and we can find out the direction of angular velocity by using right hand thumb rule. right hand thumb rule में हम क्या कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दिस इज हाउ इट इज रोटेटिंग, तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारी फिंगर्स है उनको हम ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उधर कर्ल करवाएंगे एंड थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो अब हमारी फिंगर्स कर्ल होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड थंब जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. We need to find out the relation between angular velocity and linear velocity. तो वो कैसे पता किया जाएगा? The linear velocity is given as change in displacement with respect to time.
and the angular velocity is given as change in angular displacement with respect to time. हम ऐसा लिखते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक सर्किल में मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है किसी a पॉइंट पे, अब ये a से b पॉइंट पे गया, जब a से b पॉइंट पे गया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज थीटा, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, इस आर्क AB के बराबर है, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा के बराबर। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो थीटा है, इस थीटा को कैसे लिखा जाता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क लेंथ किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू आर। अगर मैं r को इधर लेके आ जाऊं तो दिस इज थीटा इंटू आर, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पर्टिकुलर जो हमारे पास में इक्वेशन आई, इसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो व्हाट इट विल गिव अस, दिस इज गोइंग टू गिव अस change in displacement with respect to time, the differentiation of linear displacement. Here the radius is constant, we are differentiating theta with respect to time. जो d theta upon dt है that is angular velocity and ds upon dt is linear velocity. तो यहां से हमें दिख रहा है r omega is equal to linear velocity v, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस वाले केस में वी विल बी राइटिंग v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, तो इसलिए कभी भी आप r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट बता रहे हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड r, तो हमें ओमेगा पहले रखना होगा और r को हमें बाद में लिखना होगा। अगर हम r क्रॉस ओमेगा लिखते हैं तो फिर उसका डायरेक्शन बदल जाता है और वो रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो राइट तरीका है इसको लिखने का दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। The rate of change of angular velocity is known as angular acceleration, d omega upon dt. Linear acceleration किसके बराबर होता है, change in velocity with respect to time। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो दिस विल बी m0 L0 t -2, this will be the dimensional formula for the angular acceleration and radian per second square will be the SI unit, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत ऑब्वियस है डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भी बहुत इजी है फाइंड आउट करना, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो v होता है उसका रिलेशन आता है ओमेगा क्रॉस r के बराबर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आई कैन सिंपली राइट dv अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू r इज कांस्टेंट d ओमेगा अपॉन dt। dv upon dt, this is the change in linear velocity with respect to time, this will give us the linear acceleration a, and this will be equal to d omega upon dt, that is change in angular velocity with respect to time, जो हमें देता है angular acceleration. So this is alpha cross r vector. अब यहाँ पे भी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो कम्यूटेटिव लॉ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप यहाँ पे अल्फा क्रॉस आर ही लिखेंगे, आप आर क्रॉस अल्फा नहीं लिख सकते हैं. सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंड दूसरा रिलेशन हमने यहाँ पे देखा लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉर्क। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, तो अभी हम मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो डे टू डे लाइफ में टॉर्क हमारे काम आता है वो कहाँ पे आता है? एक तो सबसे ज्यादा काम आता है जब हम गेट का यूज करते हैं। हम जब भी हमारे रूम का गेट खोलते हैं तो आप क्या देखते हो, जो गेट की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे है और कुछ इस तरीके से आपका गेट बना हुआ है। अब जो हैंडल लगता है गेट का वो इसकी लास्ट वाली एज पे लगता है, जबकि गेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? यहाँ पे। तो हम इसको घुमाते हैं इधर से, जो भी रहता है खोलते हैं, तो ये जो हैंडल लगा हुआ है वो यहाँ लास्ट में लगा हुआ रहता है। तो क्यों हम हैंडल को लास्ट में लगाते हैं वो हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर अगर हमें कभी भी स्क्रू वगैरह कुछ लगे हुए होते हैं और उनको अनस्क्रू करना है या फिर स्क्रू को टाइट करना है, तो हम ऐसे बड़ा सा पाना लेते हैं। तो जितना बड़ा पाना होता है उतना ही हमारे लिए इजी होता है उस स्क्रू को टाई या अनटाई करना। तो क्यों हमें एक लंबी लेंथ का पाना चाहिए होता है स्क्रू को कसने के लिए? तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले तो अब यही बात कर रहे हैं कि आखिर टॉर्क होता क्या है। देखो, जब ट्रांसलेशनल मोशन है तो उस टाइम में फोर्स का काम आता है। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उस वाले केस में हम यहाँ पे टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स ही है एक तरीके से, लेकिन कैसा है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करवाने में हेल्प कर रहा है। कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक फैन है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो फैन का जो एक्सेस है वो अपनी जगह पे ही है, वो मूव नहीं करता, लेकिन उसकी जो ताड़ियां होती है फैन की वो मोशन में आ जाती है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम क्या देख रहे हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो तो जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही है, वो चेंज तो हो नहीं रहा, वो तो जिस जगह हमने उसको लगा रखा है फैन को वो उसी जगह पे है। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आया दैट इज इक्वल टू जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के बावजूद हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो बात आई कि भाई ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया कहाँ से जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, जो पंखा है वो तो मूव ही नहीं कर रहा। तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क का। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे टर्न कराने में, रोटेट करवाने में हेल्प करता है, दैट इज नॉन एज द टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। वेक्टर क्वांटिटी है, किसके बराबर? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगेन ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में आप कम्यूटेटिव लॉ का ध्यान रखोगे, आप एफ क्रॉस आर नहीं लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग आर क्रॉस एफ ओनली। तो ये आर क्रॉस एफ हो गया। अगर हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है आर एफ साइन थीटा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। हमें यहाँ से ये टॉर्क मिल गया। साइन थीटा क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब ये आर क्या है और एफ क्या है? देखो, फोर्स तो हमने लगाया तो एफ तो फोर्स हो गया। आर क्या है? जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उससे हमारी जो एक्सिस है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर। तो दिस आर एफ साइन थीटा, अभी बताती हूं मैं आपको पूरा डायग्राम बना के, बेसिक, क्योंकि हम जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं, एसआई यूनिट लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर उसके बाद में बताते हैं क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बार वो वाली चीज कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी आर क्या है, एफ क्या है, किस तरीके से टॉर्क काम करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, या फिर आप कहो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ R and F, that is torque। मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और यू कैन से आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे एक एन वेक्टर भी लगा दो क्योंकि हमें टॉर्क का डायरेक्शन भी पता करना है। और टॉर्क का डायरेक्शन अगेन राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते हैं। तो अगर फिर से वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टॉर्क अपवर्ड होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टॉर्क डाउनवर्ड लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसके अंदर फोर्स और आर लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम
जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। फोर्स की होती है न्यूटन और आर की यूनिट होती है मीटर, सो द एसआई यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर है तो अब यहां से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बहुत आराम से। दिस विल बी इक्वल टू mL/T - 2। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बहुत अच्छे से एक बार इस आर एफ साइन थीटा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आर एफ साइन थीटा में हमें क्या मिल रहा है? वी हैव दिस पर्टिकुलर ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट से हमारे पास में यहाँ पे एक ये रोड लटकी हुई है ओ ए नाम की। जो ओ ए डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर। ये ओ ए डिस्टेंस कितनी है? आर के बराबर है। अब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स कुछ इस तरीके से लगा। जब ये फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसे लगा तो हमने कहा टॉर्क किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के बराबर। आर और एफ के बीच में अगर मैं एंगल देखूं तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना आ रहा है? यहाँ पे आर और एफ के बीच में एंगल हमारे पास में 0 डिग्री है, एंगल है ही नहीं, तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया? 0 के बराबर। तो जब आपने ये एक ऐसे रोड ले रखी है, इस रोड को ऐसे नीचे खींचोगे तो नीचे खींचने पे क्या ये जो पेन है ये ऐसे टर्न हो सकता है क्या? बहुत ऑब्वियस से नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना कि थीटा हमारा किसके बराबर? 0 डिग्री के बराबर, कि आर और एफ के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो उस वाले केस में क्या होगा? मैं अगर इसको नीचे पकड़ के खींच रही हूं तो आई कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट इन दिस पेन। तो ये पहली बात। दूसरा, अगर मुझे इस पेन के अंदर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क अगर प्रोड्यूस करना है, तो मुझे यहाँ इस फॉर्मूले से पता है कि थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी? जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, उस केस में साइन थीटा 1 के बराबर आएगा एंड द टॉर्क विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, तो आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंड नाउ द टर्निंग इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ 90 डिग्री पे ऐसे पकड़ के खींचूंगी तो बहुत ऑब्वियस है ये ऐसे टर्निंग इफेक्ट दे देगा मुझे। तो जब 90 डिग्री पे होगा तो हम इस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट। अगर किसी रैंडम एंगल पे हमने फोर्स लगाया तो उस वाले केस में किस तरीके से टर्निंग इफेक्ट आएगा उसको भी एक बार देखते हैं। यही ले लेते हैं, ओ पॉइंट है हमारे पास में, ये ए नाम की एक रोड है, इस पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। अब दिस विल बी द फोर्स, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है? ये वाली। दिस इज आर डिस्टेंस। मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, इसे P1 पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे दिस विल बी द एंगल थीटा। टॉर्क किसके बराबर होगा? आर एफ साइन थीटा के बराबर। थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो कैन आई राइट इज लाइक दिस, एफ आर साइन थीटा। अब तुम देखो, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना, कौन से वाले को? इसको लिख देते हैं हम बी, द ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर आएगा? P1 अपॉन आर, और P1 किसके बराबर आ जाएगा? आर साइन थीटा के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इंटू P1। तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में हमारे पास में अगर फोर्स लग रहा है तो उस केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा? वो इस फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे अगर हम इस O पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग द टॉर्क। एक और केस देख लेते हैं, थोड़ा सा फोर्स को और चेंज कर देते हैं डायरेक्शन, और एक और केस देखते हैं। सेम O and this A
अब हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ। जब हमने इधर फोर्स लगाया तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर P2, दिस इज R एंड दिस विल बी द एंगल थीटा। अब टॉर्क कितना होगा, दिस विल बी अगेन RF sin थीटा के बराबर। I need to find out the value of sin theta. Sin theta will be equal to P2 upon R and P2 will give me R sin theta. So from here I can simply write this can be as F R sin theta और R sin theta की जगह मैं लिख लेती हूँ P2. So this will be the torque जब हम फोर्स कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो डिफरेंट तरीके से फोर्स लगा के टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करना है ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो डेफिनेशन जो थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 4 केस लिए और उन चारों केसेस को देखा कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैसे वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उसी को हम टॉर्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Now we need to find out the expression for torque in Cartesian coordinates from rotation of a particle in a plane. फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। देखो इसका मैं तुम्हें एक बार पूरा डेरिवेशन कराऊंगी। डेरिवेशन कराने के पीछे का कारण क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर तुम्हें डेरिवेशन पता हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूले तो हम पुट करते ही हैं ताकि हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होता है कि हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया। तो जब हम डेरिवेशंस करते हैं इसका मतलब हम ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। तो बहुत बेसिक तरीका हमें पता चल जाता है किसी भी न्यूमेरिकल का अगर हमने डेरिवेशंस करें। हम क्लिक कर पाते मतलब कैच कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा अगर हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि हमने डेरिवेशन कर रखा है, हमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में हमने क्या किया, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक P पॉइंट है जिसपे हमने मास M1 रख रखा है, ठीक है। अब ये जो मास M1 है इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू R वेक्टर। अब हम इस M1 मास को P पॉइंट से Q पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है पहले कितने एंगल पे था, ये थीटा एंगल पे। अब हमने इसको ऐसे टर्न कराया, टर्न करा के डी थीटा एंगल से आगे ले गए Q पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें टॉर्क बताना है कि कितना टॉर्क हमें यहाँ पे मिलेगा, मतलब कितना टॉर्क होगा जो इसमें ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास ये आ गया, ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है दिस इज इक्वल टू R प्लस डी आर। इनको अलग से भी लिख लेती हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। दिस पॉइंट इज O, दिस OP इज R वेक्टर, OQ इज R वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। अगर मुझे लॉज ऑफ वेक्टर लगाऊं तो PQ किसके बराबर मिल जाएगा, PQ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो OP प्लस PQ, दिस इज इक्वल टू OQ के बराबर। तो अगर मुझे PQ चाहिए तो OQ माइनस OP कर सकते हैं हम, तो OQ माइनस OP करेंगे तो OQ इज R प्लस डी आर माइनस OP। R वेक्टर R से R कैंसिल हो गया और PQ वेक्टर हमें किसके बराबर मिल गया, DR वेक्टर के बराबर। तो ये यहाँ पे हमने सिंपली वेक्टर्स का यूज किया है और कुछ कुछ टर्म्स को फाइंड आउट किया है। नाउ देयर इज सम फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इस फोर्स को भी हम ले लेते हैं। दिस इज द फोर्स F फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर इसको पीछे तक लेकर आए हम, थोड़ा टेढ़ा बनाती हूँ ताकि इजीली दिखे, ये बहुत ज्यादा इसका स्लोप बहुत कम आ रहा है, तो यहां से हम इसको ऐसे बना लेते हैं। दिस इज द फोर्स, ठीक है। ये फोर्स है, ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, इसको अल्फा ले लेते हैं, दिस इज पाई एंगल। अगर इसे थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करूं मैं, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे अपन,
दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे n कह देते हैं, इस पॉइंट को m कह देते हैं। तो ये एक हमारे पास में डायग्राम बन गया। P पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं हम, Q पॉइंट पे जा रहे हैं और वी नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क। जब हम P से Q पॉइंट पे जाते हैं और हमें टॉर्क पता करना है तो हम वर्क डन के फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और वर्क डन क्या कहता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और फिर टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वर्क डन देखते हैं क्या आएगा। वर्क डन dW विल बी इक्वल टू F डॉट dr, ये हमारे पास आया। अब इनको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो हम x और y कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे ले रखे हैं, तो हम सिंपली f को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट fx i कैप प्लस fy j कैप इनटू dr को क्या लिखा जा सकता है, dx i कैप प्लस dy j कैप। अगर दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट करें, वर्क डन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें वर्क डन देता है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा, दिस विल बी गिवन एज fx डॉट dx प्लस fy dy। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो वर्क डन के लिए हमें मिली है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट सम पॉइंट्स, मतलब हमें dx पता करना है, हमें dy पता करना है। तो आप देखो, अगर मैं P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर x और y लेके चलूं तो मुझे यहां से बाय यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड x कितना मिल जाएगा, x विल बी गिवन बाय r cos थीटा एंड y विल बी गिवन बाय r sin थीटा। ऐसा कैसे आया, देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज r वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो r का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ थीटा है तो r cos थीटा हो जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी r sin थीटा, दिस विल बी r sin थीटा। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। जो लेकिन हमें क्या चाहिए, वी नीड dx एंड dy, इसका मतलब हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ सामने थीटा का फंक्शन है तो हम dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम dx अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे करते हैं। नाउ dy बाई डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू r साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा के बराबर। तो हमें ये मिल गया। अगर मुझे यहां से dx और dy की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, dx एंड dy, dx विल बी माइनस r साइन थीटा इंटू डी थीटा एंड dy विल बी r cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इस वाली टर्म को क्या लिखा जा सकता है, dx कैन बी रिटन एज, dx को हम लिख सकते हैं माइनस r साइन थीटा इंटू डी थीटा। r साइन थीटा किसके बराबर है, y के बराबर, तो हम लिख लेते हैं माइनस y इंटू डी थीटा। और dy किसके बराबर आएगा, r cos थीटा इंटू डी थीटा। r cos थीटा इज इक्वल टू x, सो वी आर सिंपली राइटिंग x डॉट डी थीटा। अब जो dx और dy की वैल्यू आई है इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हम dx और dy की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारे पास वर्क डन है fx डॉट dx प्लस fy इंटू dy, fx इंटू dx, dx की वैल्यू कितनी आई, माइनस y इंटू डी थीटा, माइनस y इंटू डी थीटा प्लस fy, dy किसके बराबर आया, x इंटू डी थीटा के बराबर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x fy माइनस y fx और कॉमन ले लेते हैं दोनों में से डी थीटा को। मैंने बीच में एक स्टेप को आगे ले आई हूं मैं, तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो टर्म है x fy ये लिख लिया, ये माइनस साइन था तो माइनस y fx हो गया और डी थीटा दोनों से कॉमन ले लिया।
जब हमारे पास में ये वाली टर्म आई तो देखो ये वाली टर्म हमें क्या कहती है कि ये वर्क डन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो रोटेशनल मोशन में जो हमें फोर्स मिल रहा है, जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, उसको ये टर्म रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है वो यहाँ पे कौन सी वाली टर्म दे रही है, दिस एक्स एफ वाई minus y fx, and this is known as the torque in the Cartesian coordinate system। ये हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब हमें टॉर्क चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में टॉर्क को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो एफ वाई एफ एक्स इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारा x और y है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में टॉर्क मिल जाएगा। एक बार वैल्यूज देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू x एफ वाई माइनस y एफ एक्स। ये हमारे पास में टॉर्क आया, x एफ वाई माइनस y एफ एक्स। Now I need to find out the value of fx, value of fy, value of x and value of y। ये कैसे पता की जा सकती है, ये जो हमारे पास में डायग्राम है, उस डायग्राम में हमने क्या देखा, उस डायग्राम में आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। दिस इज द डायग्राम। हम किसी P पॉइंट से टर्न होके Q पॉइंट पे जा रहे हैं। P से हम जा रहे हैं Q पॉइंट पे। दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज R वेक्टर, दिस इज R प्लस dr वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल d थीटा। ये हमारे पास में है। यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स हम ले लेते हैं। दिस इज द फोर्स जो P पॉइंट पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया है, एंड इट इज मेकिंग एंगल अल्फा। दिस इज एंगल फाई, ये हमारे पास है, एंड दिस इज द फोर्स। और ये यहाँ पे P से Q पॉइंट पे चला गया। ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको पीछे थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी मेजर कर पाएंगे। पीछे इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। दिस इज 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये डायग्राम हम लोगों को मिला हुआ है। इस डायग्राम से हमें एफ एक्स चाहिए, एफ वाई, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस पी पॉइंट। अगर कॉम्पोनेंट ऑफ पी पॉइंट है तो तुम देखो, अगर एक्स चाहिए तो ये आर है, पी का पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एक्स, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, या फिर वो वाई के बराबर हो जाएगा। तो हमें एक्स मिल गया आर कॉस थीटा और हमें वाई मिल गया आर साइन थीटा। नाउ यू लुक एट द फोर्स। फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो अगेन इट विल बी हैविंग सम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एफ कॉस अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, एफ एक्स इज एफ कॉस अल्फा एंड दिस इज एफ साइन अल्फा। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इस टाउ वाली वैल्यू में, मतलब जो हमें ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो टॉर्क की वैल्यू मिली है उसमें अगर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें पोलर फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या आएगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो टॉर्क विल बी एक्स, एक्स इज व्हाट, आर कॉस थीटा, एफ वाई इज एफ साइन अल्फा माइनस वाई, वाई इज आर साइन थीटा इंटू एफ एक्स दैट इज एफ कॉस अल्फा। हम यहाँ आर और एफ को कॉमन ले लेते हैं,
हमें क्या मिल गया, वी हैव फाइंड आउट कॉस थीटा साइन एल्फा माइनस साइन थीटा कॉस एल्फा। और जो ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या कह सकते हैं, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन एल्फा माइनस थीटा। ये साइन एल्फा माइनस थीटा का हमें फॉर्मूला मिल गया। अब साइन एल्फा माइनस थीटा कैसे निकलेगा, लुक एट द डायग्राम, ये थीटा है, ये फाई है, ये एल्फा है। हमें पता है थीटा प्लस फाई ये किसके बराबर होगा, एल्फा के बराबर। तो अगर फाई चाहिए तो दैट विल बी एल्फा माइनस थीटा। तो एल्फा माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, आर एफ साइन फाई के बराबर। और यही होता है टॉर्क। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। साइन फाई, फाई क्या है, द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आती है, और फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख ही रखा है। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट दी फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अगर वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिखना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, आर क्रॉस एफ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, हमें एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई एन कैप, और यू कैन सिंपली से टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या फिर बहुत ही सिंपल करना है तो आर एफ साइन थीटा। यू याद रखने के लिए हम करते हैं, याद रखने के लिए हम लिख देते हैं आर एफ साइन थीटा। नाउ देयर कम्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ये कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करना होगा। हमने टॉर्क देखा, दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स वाई एंड जेड। ये तो हमारे पास में टॉर्क आ गया। आर दैट इज द पोजीशन वेक्टर, सो दिस विल बी एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्रॉस, अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो एफ कितना हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हमें क्या पता करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प से पता कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड इधर ही लगा लेते हैं, इसमें दिस इज एक्स वाई जेड, ठीक है, नहीं एक्स वाई जेड तो हमने ऑलरेडी ले रखे, तो आई जे के हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आई जे एंड के। ये है एक्स वाई जेड, इधर है एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा आई कैप वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे कैप एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखो, अगर आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो आई विल सजेस्ट कि आप वो सीखना कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि वो नहीं आएगा तो ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं बीच में जो हम समझ नहीं पाएंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। तो इसलिए वेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ताकि जहां भी इसका यूटिलाइजेशन होता है वेक्टर्स का, वहां पे हम अटके नहीं। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, दिस विल बी गिवन बाय, ये मिल गया। तो अगर इसको कंपेयर करें किसके साथ में, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें मिलेगा टाउ एक्स विल बी इक्वल टू, आई कैप वाली कौन सी टर्म है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और y किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ माइनस है तो माइनस को अंदर प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा z एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और टाउ z की वैल्यू आ जाएगी x एफ वाई
minus y fx, and these are the rectangular components of the torque. ये टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे. These are the rectangular components of torque. सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट किया है और कुछ भी नहीं किया, और क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने यहाँ पे टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. आई, जे और के को कंपेयर कर लिया है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव द पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क. टॉर्क के साथ में पावर. देखो जब हम लीनियर वाला मोशन पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि जो पावर है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट वी, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी. और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे कि पावर एफ डॉट वी से रिलेटेड सवाल आते हैं. अब हमें रोटेशनल मोशन में पावर को देखना है, तो जैसा ट्रांसलेशनल मोशन में था सेम टू सेम हमें रोटेशनल मोशन में भी मिल जाएगा. जो पावर है वो किसके बराबर हो जाएगी? टॉर्क इनटू वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. बट अब बात आती है कि भाई इसको डिराइव कैसे करेंगे. ये तो हमने सिंपली लिख लिया. सिंपली कैसे लिखा? क्योंकि जब भी हम लीनियर मोशन और ये हमारा रोटेशनल मोशन है उसको कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है. एक बार मैं कंपेयर करके भी बता देती हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए. इधर हमारे पास में ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, एंड दूसरी वाली साइड में हम ले लेते हैं रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. अच्छा, सबसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यूनिट्स भी देखोगे तो इजीली कर लोगे. इसकी मीटर है, उसकी रेडियन है. अब एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. linear velocity. Angular velocity will be change in angular displacement with respect to time. Again ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं. Acceleration that is dv upon dt. Angular acceleration alpha is d omega upon dt. ये आ गया हमारे पास में. Then हम लोगों ने क्या निकाला था? Force. Force is what? Mass into acceleration. यहाँ पे आएगा टॉर्क. टॉर्क हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया नहीं है, बट जो रोटेशनल मोशन में हम मोशन का मास का काउंटर जो लेते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स. पावर हमने ली थी फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी. सिमिलरली हमने वर्क डन लिया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये सारा ऐसे ही चलता रहेगा. इवन जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी थी उनको भी हम चेंज कर सकते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगी? ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास थी v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, and 2as is equal to v square minus u square. अगर इन्हीं को हम रोटेशनल मोशन में लिखें तो we will say ओमेगा फाइनल is equal to ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी. अब डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा हो जाएगा, u है तो ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 अल्फा थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. तो हम कर क्या रहे हैं? हम सिंपली कंपेयर ही तो कर रहे हैं. मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसी को ही हम यहाँ रोटेशनल मोशन में इजीली चेंज कर सकते हैं. जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यहाँ पे चेंज हो रही है. तो हम बात कर रहे थे पावर के बारे में कि भाई पावर जो है, इस पावर को कैसे बदला जा सकता, मतलब डिराइव किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन. तो पावर कैसे आएगी? पावर होता है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. ये है. अगर हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स किसके बराबर? टॉर्क के बराबर.
डिस्प्लेसमेंट थीटा के बराबर, और ये हो गया dt, ये ds अपॉन dt। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही इजी सा है, कुछ भी नहीं करना, जैसा हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को ही रोटेशनल मोशन की जो फिजिकल क्वांटिटीज की टर्मिनोलॉजीज है उनमें कन्वर्ट कर देना। तो टॉर्क के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज देखी है। अब एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आते कैसे। पहले नीट के 2 सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी से सवाल है, आप देखते ही कर लोगे। पहला क्वेश्चन है नीट 2021 का, कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन इज 2 km। अब टॉर्क किसके बराबर होता है, R क्रॉस F के बराबर होता है। हमें R कितना दे रखा है, R दे रखा है 2 k कैप, क्रॉस फोर्स कितना दे रखा है 3J कैप। हमें सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अभी अभी मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट मेथड से बताया था, IJK। पहले वाले में दोनों 0 है, K 2 है, दूसरे वाले में J 3 है, I और K 0 है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो I वाली टर्म्स तो 0 हो गई, ये भी 0, ये भी 0। अगर J लेते हैं हम तो J में भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। अब K पे आओ, K पे ये तो 0 हो गया, बट माइनस 6 K कैप, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस विल बी द टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं करना था। अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो फिजिक्स का टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, टॉर्क इज R क्रॉस F, और कुछ लगा ही नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देखो एक सवाल मैंने तुम लोगों को सॉल्व करवाया, बहुत ही इजी सा था। एक बार मैं चाहूंगी कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वन इज ऑफ नीट 2025, अनदर वन इज ऑफ JEE मेंस 2014। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ टॉर्क का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इन केस अगर नहीं होगा आपसे तो जो हमारा नेक्स्ट वाला सेशन होगा उसमें मैं पहले इन दोनों सवालों को डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट आई रियली वांट कि अगर हम लोगों ने कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद में अगर हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर अस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।